हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के यमन राज्य। भारत के यमन राज्य से एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हम सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तरीके में शुरू करते हैं। तो पहले मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा ओवरव्यू, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो हिंदू यूनानी शासक पहले आए थे, उनके बाद शक आए थे, शक के बाद पल्लव आए थे, पल्लव के बाद कुषाण आए थे। तो कुछ क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है हिंदू यूनानी से बनते हैं, थोड़े बहुत शक से बनते हैं, उससे ज्यादा पल्लव से बनते हैं, फिर कुषाण से बनते हैं। जो जो एक दो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इन टॉपिक से, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। हिंदू यूनानी शासक से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। बात करता है, क्वेश्चन ये आता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। चलाए थे हिंदू यूनानी शासकों ने। क्या चलाए थे, सोने के सिक्के। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें पूछता है गंधार कला कहाँ की देन है, किसकी देन है, कहाँ से ली गई है। तो गंधार कला हिंदू यूनानी शासकों की देन है। इसको हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान प्राचीन कला चलाई गई थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसी का उदाहरण है। तो गंधार कला किसकी देन है, हिंदू यूनानी शासकों की देन है। और किसका अन्य नाम क्या था, हेलेनिस्टिक आर्ट। उस टाइम पे इसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे, और यहीं से ली गई हमारी गंधार कला। अब बात करते हैं एंटीओकस प्रथम की। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एंटीओकस प्रथम तो किसके टाइम में मिलेगा, हिंदू यूनानी शासकों के टाइम में मिलेगा, क्योंकि ये सेल्यूकस का उत्तराधिकारी थे। आप सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेल्यूकस निकेटर को आप कैसे जानते हैं। ठीक है, यह किसका सेनापति था। उसके बाद बात आती है एंटीओकस द्वितीय। तो एंटीओकस प्रथम आए, ये एंटीओकस द्वितीय आए। आपको दोनों ध्यान रखना है, ये हिंदू यूनानी शासक थे, एंटीओकस प्रथम और एंटीओकस द्वितीय। एंटीओकस द्वितीय के शासन में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। अब यहाँ से चीजें बंटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंटीओकस प्रथम ने तो अच्छा खासा वर्चस्व बना रखा था अपना, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। और उसके बाद एंटीओकस द्वितीय के टाइम में आके विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद बहुत सारे जो प्रधान थे स्वतंत्र हो गए कि हम तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे, हमें अपना अलग स्वतंत्र राज्य चाहिए, हम उसके राजा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, ये क्वेश्चन तो बन जाता है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण। एक तो पूछता है भारत पर सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, और एक क्वेश्चन आता है भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था। तो मुस्लिम से भी पहला है। ये कहते हैं बैक्टीरिया के शासक ड्रेमिटिरियस ने। किसने, ड्रेमिटिरियस ने। कहाँ का था ये, बैक्टीरिया का शासक था। कब किया था, 1900 मतलब 1900 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, इसने अफगान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। कहाँ कहाँ, अफगान पर कब्जा किया था, पंजाब पर किया था, सिंध पर किया था। आपको पता है उस टाइम पे सभी एक थे, उसके बाद ये जाके अलग होंगे। ठीक है, और वहां का राजा कौन था, उसको वहां पर का राजा बनाया था साकल को। किसने, बैक्टीरिया के शासक रेमिटेरियस ने। उसको जीतने के बाद वहां का राजा बना दिया साकल को। ठीक है, अब इसे हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहते हैं। किसको, साकल को हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहते हैं। अब ये हिंदू यूनानी शासकों में फेमस कौन था, तो वहां था मीनांडर। अब पूछ क्वेश्चन आता है कि हिंदू यूनानी शासकों में सबसे फेमस शासक कौन था, तो आपको लगाना है क्या, मीनांडर, ना कि साकल। क्या लगाना है, मीनांडर। ठीक है, मीनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आपको जानते हैं कि नागार्जुन नाम सुनेगा, ये नागसेन। तो नागसेन को ही नागार्जुन कहते हैं, इनका अन्य नाम है नागसेन। उनसे इन्होंने क्या ली थी, मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना मीनांडर कौन था, नागार्जुन कौन था, एंटियोकस प्रथम कौन था, एंटियोकस द्वितीय कौन था, और हम लोगों को ये क्यों याद रखनी है, ये किसके शासनकाल में आए थे। हिंदू यूनानी शासकों के टाइम की बात चली है, तब के ये जिक्र है। ठीक है, बात करते हैं यूनानी ने पर्दे का प्रचलन किया। आजकल जो पर्दा प्रथा चलता है, आपने सबने देखा होगा, कि कहाँ के टाइम से स्टार्ट हुआ था, यूनानियों के टाइम से स्टार्ट हो गया था। बताओ, यूनानियों के टाइम से रास्ता की चलता आ रहा है पर्दा प्रथा। इसी प्रथा को यवनिका कहते थे, उस टाइम पे इसको यवनिका कहते थे, आज हम इसको पर्दा कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे इसको यवनिका बोलते थे। यवनिका वर्ड का यूज आएगा, यवनिका वर्ड किसके शासनकाल में देखा गया था, तो हिंदू यूनानी शासकों के टाइम में देखा गया था, और मीनांडर के टाइम की बात है। और इसको जिसको हम पर्दे के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे यूनानी का काम खत्म, यूनानी के बाद आएंगे अब शक। किसका आएंगे, शक। शक की बात करते हैं। शक तो आजकल सबको शक में रहता है। ठीक है, शक की बात करते हैं। मध्य एशिया के निवासी थे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, शक कहाँ के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के, मध्य एशिया के निवासी थे। और ये भारत क्यों आए थे, ये चरगा की खोज में आए थे। तो एक क्वेश्चन अब यूपीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था, ये दोनों टाइम में पूछा गया था। 2002 की बात है, लेकिन 2016 की बात है, कि चरगा की खोज में भारत आने वाले कौन सा शक थे, तो शक थे। शक सबसे पहले चरगा की खोज में भारत आ चुके थे। वहां पे देखा यार, ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे शासन हम कर सकते हैं। आए थे किसी और उद्देश्य से, करने लगे कुछ और। कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को टन के पास, वो वाला सीन हो गया था इनके साथ। शकों की 5 शाखाएं थी। अब ये पूछते हैं कितनी शाखाएं थी, तो 5 शाखाएं थी।
58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकु को पराजित किया। शकु की फाइट किससे हुई थी? तो उज्जैन के स्थानीय राजा से हुई थी और उन्होंने उनको हरा दिया था। कब? 58 ईसा पूर्व में। बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है विक्रमादित्य से। आगे हिस्ट्री में इसको बार बार जिक्र सुनने को मिला है, विक्रमादित्य विक्रमादित्य, अन्य अन्य लोग, अन्य अन्य नाम की उपाधि बन गई थी। और लोग अपने, जैसे कि हमने सुना होगा शेर खान, तो इस तरह की उपाधि थी एक, बादशाह, है ना, तो इस तरह की उपाधि थी ये विक्रमादित्य। तो जो लोग बड़ा सा काम करते थे अपने लिए विक्रमादित्य यूज करते थे, सुल्तान, तो ये विक्रमादित्य था, खलीफा, ऐसे एक विक्रमादित्य उपाधि थी। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? आपको लगाना है उज्जैन का स्थानीय राजा। सबसे पहले उसने इसको यूज किया था विक्रमादित्य की उपाधि का। क्यों किया था? क्योंकि उसने शकों को 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व खदेड़ दिया था। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत बना। अब यहीं से जो हमारा कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत, ये शक संवत, ये यहीं से चलेगा। यहाँ से एक संवत बना, उसको विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है। विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। देखो मैंने आपसे कहा था, ये विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया और इतिहास में इसको 14 टाइम्स यूज किया गया। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बार इसको यूज किया। ठीक है, ये नहीं एक नहीं 14 बार यूज किया। 14 राजाओं ने इसको यूज किया अपने अपने लिए कि मैं भी विक्रमादित्य हूँ, मैं भी विक्रमादित्य, ये उपाधि है, वो उन्होंने अपने लिए ले ली कि मैं भी विक्रमादित्य हूँ। इस तरह से विक्रमादित्य बोलते थे अपने आप को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। अभी एक देखो, विक्रमादित्य से मैंने पूछा ना सबसे ज्यादा फेमस कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक कहाँ का शासक था? ये गुप्त साम्राज्य का था। सबसे फेमस विक्रमादित्य के नाम से जब पूछा था विक्रमादित्य किसका अन्य नाम है, तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या लगाना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि 14 राजाओं ने यूज किया था, उनमें से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे फेमस थे विक्रमादित्य के नाम से। और एक कौन शासक थे? गुप्त साम्राज्य के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। किन्होंने? शकों ने या पल्लव ने? शकों ने क्या किए? भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अब आपको मैंने कुछ बताया था, सोने के सिक्के स्टार्ट करने वाले कौन थे? जल्दी बताओ। सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए? बताया था ना मैंने आपको, तो स्टार्टिंग में सब समझाया था। देखो ये यहाँ पे, ये सबसे पहले सोने के सिक्के किसने स्टार्ट की थी? हिंदू यूनानी ने। और चांदी के सिक्के किसने स्टार्ट की थी? ये देखो, शक ने। किसने की थी? शक ने। ठीक। शक में सबसे प्रतापी राजा जो था, रुद्रदमन प्रथम था। कौन था? रुद्रदमन प्रथम। अब पूछ लेगा शक रुद्रदमन प्रथम कौन था? शक का एक शासक था, सबसे प्रतापी राजा था, सबसे फेमस राजा था, रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आप इसको देखो, वेरी वेरी मोस्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनता है रुद्रदमन से। क्यों बनता है बताता हूँ कि इसमें क्या चीज आती है। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, मतलब कि सूख चुकी थी, तो इन्होंने फिर इसको दोबारा से चालू किया था, इसको मतलब फिर से जीवित किया था, ऐसा मान सकते हैं, जीर्णोद्धार। ये कहाँ पड़ती है? काठियावाड़ की अर्धशुष्क झील है, मतलब आधी सूख चुकी थी, तो काठियावाड़ में है ये सुदर्शन झील। फेमस क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसको जो स्थापना की थी वो विष्णुरुद्रदमन ने नहीं की थी, वो की थी मौर्य द्वारा। मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य के टाइम में सुदर्शन झील बनी थी, और फिर इसको चालू जो किया था, फिर से ठीक किया था, रिन्यूअल किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था इसका रुद्रदमन प्रथम ने। तो पूछ लेता है कि रुद्रदमन प्रथम ने किसी से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला राजा का नाम क्या था? आपको लगाना है रुद्रा दमन। इसने दमन की हुई चीज को फिर से उत्थान किया था कि तुम, सुदर्शन झील है जो गुप्त ने बनाई थी, गुप्त रूप से सुदर्शन चक्र चलता है ना कृष्ण जी का, तो सुदर्शन झील किसने बनाई थी? गुप्त के द्वारा बनाई गई थी। और जीर्णोद्धार किया था रुद्र दमन ने, क्योंकि झील का दमन हो चुका था, इसने इसका पुनरुत्थान किया था, ये जीर्णोद्धार किया था। मैं बार बार इसलिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं से आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा अगर इस पे कुछ से क्वेश्चन आता है तो। इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। इस रुद्रदमन प्रथम कौन था भाई? संस्कृत प्रेमी था। क्या था? संस्कृत प्रेमी था। इसमें क्या था, इसे पता कैसे चलता है? गिरनार अभिलेख में पता चलता है कि ये संस्कृत प्रेमी था। और गिरनार अभिलेख में क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है। ठीक है। भारत में एक भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या बोलते थे अपने आप को? क्षत्रप बोलते थे। क्षत्रप कौन? शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। पल्लव वंश क्या था? पल्लव वंश शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई या पहलव आए थे। इसको हम पल्लव को, पहलव वंश को पार्थियाई भी बोलते हैं, पार्थियाई वंश या पहलव वंश। तो आपको परेशान नहीं होना, पल्लव वंश कौन सा हो गया। पहला हिंदू यूनानी शासक आया था, उसके बाद क्या आया था? शक आया था, शक के बाद पल्लव आया था, पल्लव के बाद कुषाण। ठीक है। पल्लव वंश अपना को पहलव या पार्थियाई भी बोलते थे। इसमें जो फेमस राजा था वो गोंडा फर्निस था। कौन? गोंडा फर्निस। तो आपको इतना तो ध्यान ही रखना है कि शक वंश में कौन फेमस था, आपका हिंदू यूनानी में कौन फेमस था, और पहलव में कौन फेमस था। ठीक है। पल्लव में था गोंडा फर्निस, पल्लव
गोंडा फर्निस। पल्लव का मूल स्थान क्या था? ये ईरान के थे। तो मध्य एशिया के कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। ठीक है। पल्लव कहाँ का मूल स्थान क्या था? ईरान था। गोंडा फर्निस के टाइम में सेंट थॉमस आया था। सेंट थॉमस किसके टाइम में आया था? पल्लव वंश में आया था। पल्लव वंश का राजा उस टाइम कौन था? गोंडा फर्निस था। गोंडा फर्निस के टाइम पे सेंट थॉमस आया। सेंट थॉमस क्या क्या करने आया था भारत में? वो ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। क्या करने आया था? ईसाई धर्म का प्रचार करने। तो पहले वंश में ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। किसके शासन काल में आया था? गोंडा फर्निस के शासन काल में आया था। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी दुनिया भरी राम कथा लिखी हुई है इस किताबों में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुषाण शासक की। कुषाण में जब क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैं कुषाण थोड़ा बड़ा है, अच्छे समझाता हूँ कुषाण को। कुषाण से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? कुषाण पहलव के बाद कुषाण आए। किसके बाद? पहलव के। मैंने आपको बोला था हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। पल्लव को हम पहलव या पार्थिव भी बोलते हैं। कुषाण, पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची बैल तोखरी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूची या तोखरी। अब यूची क्या है? यूची एक कबीला है। कबीला कितने में बटा हुआ है? 5 में बटा हुआ है। 5 हिस्सों में बटा हुआ कबीला। उस कबीला को बोलते हैं यूची। अब 5 कौन कौन सी है? 5 में से है, सबसे फेमस था एक कुषाण। इन 5 में से एक फेमस था कुषाण। हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कुजुल कड़फिसिस ने। ये वही क्वेश्चन पूछा गया है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। आपको तुरंत कुजुल कड़फिसेस नाम सुनते दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक की बात चल रही है, कुषाण वंश की बात चल रही है, कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस, कुषाण। ठीक है ना? कुषाण, कुजुल कड़फिसेस। अब इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? भाई कनिष्क का नाम सब जानते होंगे, लेकिन ये सबको पता है कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के थे। तो सबसे फेमस राजा कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क। पर इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। और इसकी द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। ये द्वितीय भाई तुमने नहीं सुनी होगी अब तक, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। दो दो राजधानी थी। पहली क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। द्वितीय थी मथुरा। तो कुषाण वंश की दो राजधानी थी। पहली पुरुषपुर या पेशावर, द्वितीय मथुरा। ठीक है। फेमस राजा कनिष्क। अब कनिष्क गद्दी पर कब बैठे? तो कनिष्क 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। और कनिष्क ने बैठने के बाद क्या किया? एक शक संवत का स्टार्टिंग किया, एक संवत स्टार्ट किया जिसका नाम था शक संवत। शक संवत क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं मैं कि जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं तो कौन से संवत पर आधारित है? तो अब विक्रम संवत नहीं लगाना, आपको लगाना है ना जॉर्ज ग्रेगियन, आपको लगाना शक संवत। हिंदू यूनानी कैलेंडर जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है शक संवत। ठीक है। बौद्ध धर्म की फोर्थ संगीति कनिष्क के काल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने हैशटैग लगा लिखा है बौद्ध धर्म की फोर्थ संगीति। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पूछता है बौद्ध धर्म की फोर्थ संगीति किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी। कनिष्क के टाइम में हुई थी। दो तीन काम इसने बहुत फेमस किए थे। एक तो कैलेंडर चलाया था शक संवत वाला, जो भारत सरकार यूज में लेती है आज भी। फोर्थ संगीति हुई थी। फोर्थ संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क का टाइम में हुई थी। बौद्ध धर्म की थी। और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। ये पूछ लेता है कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। और कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बसुमित्र। बौद्ध धर्म की फोर्थ संगति के अध्यक्ष कौन थे? बसुमित्र। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कौन सी थी? फोर्थ संगति। किसके टाइम में? कनिष्क के। ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक था? पल्लव का, हिंदू यूनानी का, शक का, या कुषाण का? जल्दी बताओ। ध्यान से सुन रहे हो तो एकदम माइंड में आंसर जाना चाहिए। किसका था? कुषाण का। मैंने अभी आपको बताया था कुषाण का। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कनिष्क बौद्ध धर्म के का संप्रदाय था, तो संप्रदाय था कौन सा? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से का? महायान संप्रदाय। किस संप्रदाय का? महायान संप्रदाय। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का तो था, लेकिन संप्रदाय पूछ ले तो महायान संप्रदाय। कौन सा? महायान संप्रदाय। अब कनिष्क के राज वैद आपने से बहुत क्वेश्चन बनता है। चरक, चरक संहिता जानते हैं ना? चरक, चरक ने लिखी थी चरक संहिता। वो कौन था? भाई वो कनिष्क का राजवैद था। कौन? चरक। करेक्ट कौन थे? चरक। कनिष्क के राजवैद थे चरक। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है भाई? देखो अब समझ गए होंगे आप, कुषाण वंश से कनिष्क से बनते हैं। कनिष्क फेमस आया था। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अश्वघोष सब जानते हैं। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का राज कवि था। ये जानते हैं अश्वघोष ने नाम सुना सुना है।
लेकिन इतिहास में इसका यूज क्यों हुआ, कहाँ आया, किसके टाइम में आया, ये क्या था, ये राज कभी था कनिष्क का, कुषाण वंश की बात चल रही है। इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध चरित एक पुस्तक लिखी जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। तो बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित्र का रचयिता कौन है, राइटर कौन है, अश्वघोष। ठीक है। अब कनिष्क के दरबार में विभूति रहते थे, कौन, विभूति, वसुमित्र, पाशुपन, नागार्जुन, महाचेस, संघरक्ष। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि इनमें से कनिष्क दरबार में कौन सा दरबारी नहीं है। तो चार ऑप्शन दे देगा, एक इनमें से नहीं होंगे, आपको वो छांटना है। कौन है विभूति, कौन कौन थी इनकी, वसुमित्र थे, पाशर्व थे, नागार्जुन थे, महाचेत थे और संघरक्ष थे, संघरक्ष। ठीक है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, इसी ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वसुमित्र। क्या, महाविवाद सूत्र के रचनाकार। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, महाविवाद सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है, वसुमित्र हैं। तो महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। क्वेश्चन इस तरह से आता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाविवाद सूत्र को। किसको, महाविवाद सूत्र को। किसने लिखा था, वसुमित्र ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। किसको कहते हैं, नागार्जुन को। इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन है, माध्यमित्र सूत्र। किसकी, नागार्जुन की लिखी हुई बुक है। अब नागार्जुन को पहले मैंने बताया ये बौद्ध धर्म के क्या थे, इनसे दीक्षा देने वाले थे, टीचर थे। इनसे शिक्षा किसने ली थी, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नागार्जुन ने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी माध्यमित्र सूत्र। इस बुक में क्या दिया गया है, इस बुक में बताया गया सापेक्षता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आ जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत हमें किस बुक से देखने को मिलता है, माध्यमित्र सूत्र बुक से मिलता है। यह पुस्तक नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हुई। ऐसा नहीं पूछता कनिष्क की मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। ठीक है। जो उनके टाइम में जो मेट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्क हुए हैं, जो इंपोर्टेंट नेम है, चाहे उनका राज कवि हो, चाहे इनके राजवैद हो, चाहे इनके वो दरबारी हो, तो उन सबकी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन बनता है वासुदेव। भाई अंतिम प्रथम पता होना चाहिए। संस्था इसकी, इस कुषाण वंश की किसी वंश की स्थापना किसने की, उस वंश का प्रतापी राजा कौन था, उस राजा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और अंतिम राजा, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मेन टॉपिक यही है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का जो राजा है देवपुत्र, यह उपाधि चीनों ने दी थी। कुषाण वंश के जो कुषाण के राजा को उपाधि दी थी देवपुत्र की, किसने दी थी, चीनियों ने दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन रेयर केस में। ठीक है। गंधार शैली या मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। गंधार शैली, मथुरा शैली इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास किसके टाइम में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। मतलब कुषाण वंश में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक है। रेशम पर नियंत्रण करने वाला कौन था, तो रेशम पर नियंत्रण करने वाला या बनाने की तकनीक जो थी वो चीन में थी। नियंत्रण करने वाला कनिष्क था, लेकिन तकनीक कहाँ की थी, ये चीन की थी। नियंत्रण मतलब किस तरह से, कि रेशम की जो आने के मार्ग थे, उन मार्ग में आजकल टोल चलती है ना, टोल, इस तरह का नियंत्रण कर रखा था उसने। ठीक है। तो आई होप आपको चीज अच्छी लगी होंगी। मैंने आपको पढ़ा दिया, आज आपको क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, देखो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैंने आपको पढ़ा दिया हिंदू यूनानी शासक, मैंने आपको पढ़ा दिए शक संवत, पल्लव, कुषाण। मैंने आपको चार चीज डायनेस्टी पढ़ा दी है। इनमें से जो जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जो फैक्ट थे, उनसे जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने क्वेश्चन टाइप से पढ़ाया आपको कि ये क्वेश्चन आया है, इस तरह से पूछा जाता है। इसके इर्द गिर्द जितने भी 360 घूम घूम के मैंने आपको चीजें बता दी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।